प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और बात हो रही थी कुछ रूहानी मामलात के हवाले से। यकीनन इसको समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे अबहम इसमें पाए जाते हैं, गलत फहमियाँ पाई जाती हैं और कोशिश की कि प्रोग्राम के ज़रिए उसके ऊपर बात की जा सके। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, ये बड़ा अहम है। इसमें भी आपकी सेहत के हवाले से ही बात होगी। और जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने अर्ज़ किया कि रूहानी मामलात पर बात हो रही थी, अब जो जिस्मानी मसाइल हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो मसाइल इस वक्त सामने आ रहे हैं वो नफ्सियाती मसाइल हैं। और हमने पिछले प्रोग्राम्स में कोशिश की कि जो नफ्सियाती मसाइल हैं इसके हवाले से प्रोग्राम में बात की जाए। कम बेश तमाम ही लोग जो यहाँ पर इस मुल्क में रह रहे हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, बड़ी इस बात को मायूब समझा जाता है, लेकिन ये मायूब नहीं है, हर किस्म के नफ्सियाती मसाइल में मुब्तला है और इसकी अक्कासी ये जो मुआशरा जिसमें हम रहते हैं ये कर रहा है और हम ख़ुद भी ये बात समझते हैं। और यकीनन इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसकी ज़िम्मेदारी किसी इनफरादी शख्स के ऊपर आयद नहीं की जा सकती। इस वक्त हमारे मामलात और मसाइल हैं जो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुके हैं, ख़ास तौर पे मौशी मामलात। उसकी वजह से बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और नफ्सियाती मसला ये कोई छोटा मामला नहीं है। इंसान के जहन से, उसके दिमाग से ये मामला जुड़ा है और इसमें इतनी वुसअत है, ज़ाहिर है कि ये हमारी जितनी भी सोचने और समझने की, महसूस करने की जितने भी हिस्से हैं, उन सबको ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है। ये जो इंसानी दिमाग है और इसमें यकीनन जब कोई ख़राबी आती है तो फिर एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता सारे निज़ाम इससे मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। और हमारी कोशिश है कि हम इस हवाले से बात करें कि इसकी कैसे इस्लाह की जा सकती है। और इसमें अद्वियात से ज़्यादा जो चीज़ काम करती है वो एक अच्छा डॉक्टर समझा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती है कि डॉक्टर के पास जाना, उससे बात करना, ये थोड़ा मायूब समझा जाता है। और ऐसा क्यों है आखिर, इसके ऊपर आज भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं और इससे पहले हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं। एक बड़ा कामयाब सिलसिला हमारा शुरू हुआ जिसके अंदर हमने नफ्सियाती मसाइल के हवाले से बात करना शुरू की। तो आप यकीन कीजिए कि बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी थी जो ये जानना चाहते थे कि ये उनके साथ जो मामलात इस वक्त पेश आ रहे हैं इसकी वजह क्या है। मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहने में, क्योंकि आज बहुत सारे मामलात हैं, सवालात हैं, उनसे हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर शफीक यासीन कंसल्टेंट है, साइकियाट्रिस्ट कंसल्टेंट, और इसके अलावा आपका जो प्रोफाइल है माशाल्लाह बड़ा तवील है। मेंबर हैं रॉयल कॉलेज साइकियाट्रिस्ट यूके के, आयरलैंड में भी आप मुकीम रहे। उसके अलावा जो है न्यूजीलैंड के अंदर भी आपने काम किया, पाकिस्तान से बाहर काम करने का मौका मिला इस हवाले से। तो डॉक्टर साहब को, शफीक यासीन साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। इससे पहले भी आपके साथ हमारी बड़ी अच्छी डिस्कशन रही और बहुत सारे सवाल थे, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो जो सिलसिला है आज उसको कंटिन्यू रखें। उनके हमरा तशरीफ़ रखती हैं निदा नदीम, जो कि इनका हॉस्पिटल है यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल, उसकी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उनको भी मैं वेलकम करूंगा। आपका भी बहुत शुक्रिया मैम प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, वापस उसी टॉपिक की तरफ आएंगे जिसके से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने इंट्रो में कहा कि लोग मायूब समझते हैं, थोड़ा सा हेजिटेंट होते हैं किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हुए। हमारे मुल्क में ख्याल ये किया जाता है, समझा ये जाता है कि अगर कोई किसी ऐसे डॉक्टर के पास जा रहा है तो यकीनन उसका दिमागी मामला जो है वो ठीक नहीं है। और उस पर भी बड़ी अनफॉर्चुनेट ये है कि अगर कोई किसी फीमेल के साथ ये मसला हो तो उसको बड़ा मायूब समझा जाता है, उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। कैसे इस चीज़ को दूर किया जाए? पहले तो मैं ये चाहूँगा ज़रा एक फ़र्क बताइए, क्योंकि आपने पाकिस्तान से बाहर काम किया, क्या कुछ फ़र्क है वहाँ पर? लोग क्या फ्रीक्वेंटली मिलते हैं जैसे दीगर डॉक्टर्स के पास जाते हैं? मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में देखने वालों को बताया जाए। जी जी बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा टॉपिक है और इस पे बात करना बार बार ज़रूरी है, सिर्फ एक दफ़ा नहीं। एक तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है बाहर और यहाँ की अप्रोच में। बाहर के मुल्कों में एक्चुअली फ़ख्र समझा जाता है, प्राउड फील किया जाता है अगर कोई कहता है ना कि मैं इस साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, तो वो पूछते तुम किस साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हो। जी, वो ये नहीं पूछते कि तुम जा रहे हो कि नहीं जा रहे साइकियाट्रिस्ट के पास, तुम क्यों किस जा रहे साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हो, क्या पता मुझसे बेहतर साइकियाट्रिस्ट हो। जैसे यहाँ ब्रांड्स है ना कि मैंने जी सना सफ़ीना से ड्रेस लिया है कि खाड़ी से लिया है कि किससे लिया है, तो वो कहते हैं जी आप किस ब्रांडेड साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। तो वो ये अज्यूम करते हैं पहले से ही कि कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम किसी के दिमाग में चल रहे हैं, परेशानी है। जी, और क्यों नहीं, हर इंसान परेशानियों से गुजरता है। जी, और मसला ये है कि अगर हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट है या उसकी वजह से थोड़ी सी एंजाइटी है या परेशानी या बेचैनी आ जाती है या फिर मायूसी आ जाती है,
पूरी ज़िंदगी में ऐसा होता है नाउ एंड देन कि इंसान प्रॉब्लम से गुजरता है। और मेरे हिसाब से हमारी नेशन को देखते हुए तकरीबन हर दूसरा इंसान या 100 में से 60 से 70 लोग ऐसे होंगे जिनको लाइफ टाइम में एटलीस्ट एक दफ़ा साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। और जबकि मेरा समझना ये है कि जब लोग आते हैं तो वो छुप छुप के आते हैं, बताना नहीं चाहते, फैमिली को नहीं बताना चाहते। कोई लड़की लेके आते हैं, अपनी बेटी को लेके आते हैं, बहन को लेके आते हैं तो परेशान होते हैं कि इसकी खबर पता चल जाएगी तो उसकी शादी नहीं होगी, या अगर शादी हुई है तो फिर आप उसको छुपा के ला रहे हैं इन लॉज से, अभी भी शादी हुई है, ऐसी हो गई है, आप ट्रीट करें, लेकिन हमें उसको नहीं पता चलना चाहिए कि दवाइयाँ ले रही है। और वाइस वर्सा लड़कों के हवाले से भी यही है। और मैं ओपनली कहता हूँ लोगों से कि आप बताएं, इसलिए कि आप किसी और की ज़िंदगी ख़राब ना करें। ये चीज़ देखें, ट्रांसपेरेंसी जो है ना, ओपननेस और सच बोलना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है। और ये देखिए, आपके अपने बेटे बेटी में भी कोई ना कोई इश्यूज़ होंगे। जब आप किसी लड़की को लेके आ रहे हैं या किसी लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो आई थिंक दो तरफा है। हमारी जीन्स जो है, जो हमें मिली अपने माँ बाप से या दादा दादी से या नाना नानी से, अपने फैमिली से, उस जीन्स से जो है ना बहुत तरह की बीमारियां भी मिलती हैं और अच्छाइयाँ भी मिलती हैं, स्ट्रेंथ्स भी मिलती है, वीकनेसेस भी मिलती हैं। और ये जीन्स ही है जो डिटरमाइन करता है कि क्या पता आपको हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हैं, या डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं, या किस और जोड़ों की बीमारियों के ज़्यादा हैं। और इसी तरह दिमाग भी तो एक ऑर्गन है, और दिमाग जो है उसके अंदर न्यूरोकेमिकल होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अब इसके इम्बैलेंसेस से अगर सोचने की, महसूस करने की, इमोशंस की और बिहेवियर के प्रॉब्लम्स आते हैं तो ये न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस की करेक्शन रिक्वायरमेंट है। और प्लस अगर अंडरलाइंग कोई कॉन्फ्लिक्ट है या प्रॉब्लम है, जैसे बचपन से कोई बड़ा हो रहा है बच्चा और वो किसी वजह से नाखुश था या कोई ट्रॉमा से गुजरा था, या माँ बाप ने उसकी सही परवरिश नहीं की, या स्कूलिंग में कोई बुलिंग हुई है, कोई प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो वो दिमाग में लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स उसके होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और उसके कॉन्फिडेंस पे अफेक्ट कर सकते हैं, उसकी लाइफ में वो उसकी अप्रोच क्या है उस पर अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को जब आप बाद में चल के देखते हैं कि वो सही से परफॉर्म नहीं कर रहा वर्क पे, काम पे, घर पे, रिलेशनशिप्स पे, तो फिर उसको चाहिए कि हेल्प ले। क्यों अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजारता रहे कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है या दबा हुआ है, और फिर एक दफ़ा अगर हेल्प ले लेता है, वो उस लेवल से ऊपर आ जाता है, तो ये नहीं कि वो सिर्फ फीलिंग उसकी बेहतर होगी, वो खुश होगा, मायूसी से निकलेगा, घबराहट बेचैनी से निकलेगा, बल्कि ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस अपनी लाइफ में बेहतर होगी। अपने करीबी, जैसे उसके माँ बाप हैं, बीवी है, बहन भाई है, वो भी फ़र्क देखेंगे। काम में उसका बॉस देखेगा कि हाँ ये परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है, तो और वो प्रोग्रेस करेगा अपने लेवल्स पे जहाँ पे वो आगे जाना चाहता है। तो ये कि उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि ये दुनिया में हर शख्स के साथ ये मामला हो सकता है और उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है। पहले तो ये ख्याल किया जाता था कि किसी किस्म का कोई खौफ बहुत ज़्यादा, कोई अगर किसी के माजी में कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ हो जिसकी वजह से वो परेशान है और वो आगे चल के इसका बाइस बनता है नफ्सियाती मसाइल का, तो ये समझ लें कि किसी स्टेज पे भी हो सकता है। और फिर जब इसके ऊपर काम किया जाता है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं डॉक्टर साहब के सामने ये रखता हूँ, जब ट्रीटमेंट हो जाती है उसके बाद पेशेंट कैसे रिएक्ट करता है, क्या उसके ऊपर चेंजेस आते हैं, वो सारी मॉनिटरिंग होती होगी, ज़रा ये भी बताएं ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले कि जब ठीक हो जाता है तो वही आदमी कितना अच्छा परफॉर्म करने लग जाता है। ये ज़रा फरमाएं। डेफिनेटली ज़मीन आसमान का फ़र्क। अपनी एग्जांपल्स देता हूँ। वैसे मैं 27 ईयर्स से साइकियाट्री कर रहा हूँ, हज़ारों पेशेंट्स देखें, डे की अगर 10 देखें तो आप नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उस हिसाब से पर्सनल एक्सपीरियंस और फिर रिसर्च बेस्ड एक्सपीरियंस जो रिसर्च कहती है, दोनों हवालों से ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि एक तो ये कि जब इंसान अंदर से खुश होता है तो उसको बाहर की सब चीज़ अच्छी लगती है, काम पे जाना अच्छा लगता है, मोटिवेशन होती है, इंटरेस्ट लेता है, फोकस एंड कंसंट्रेशन बेहतर होता है। और ये सब चीज़ों को आप कंबाइन करें ना तो उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है ना बहुत बेहतर हो जाती है। कि इंसान जब दिल से कोई चीज़ करता है, खुश होकर करता है और दिल लगा के करता है, तो हमेशा उसका आउटकम बेहतर ही होगा। अगर कोई खुद को घसीटता हुआ ले जा रहा है कि सिर्फ यार मुझे काम पे जाना है, महीना कब ख़त्म हो रहा है, कब तनख्वाह आएगी, मेरा बॉस डांट रहा है, मैं ये काम भी नहीं कर पा रहा, वो काम भी नहीं कर पा रहा, और वो वजह है कि उसकी
दिमागी हालत सही नहीं है। ये नहीं कि दिमागी हालत ख़राब होने का मतलब है कि हर इंसान पागल है। एक तो ये बिल्कुल ठीक। हमें समझने की ज़रूरत है। अगर एक इंसान काम कर रहा है और वो घबराता है, डरता है, दिल तेज़ तेज़ धड़कता है, मुंह खुश्क हो जाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, उसका फोकस नहीं है, ध्यान नहीं लग रहा उसका काम पे, और उसकी वजह से वो चीज़ें भूल रहा है, और वो उसका बॉस कहता है ये चीज़ मुझे इतने बजे तक चाहिए और इतने बजे तक ये तुम्हारी टारगेट्स हैं तुम्हें पूरे करने हैं, और वो टारगेट्स पे अचीव पूरे नहीं कर पा रहा है, तो वो डर और खौफ की वजह से काम पे जा रहा है, सिर्फ डर और खौफ की वजह से। और ये चीज़ नेगेटिव है। अगर वो जाता है कि ये सोच के कि मेरा ये दिन अच्छा है, मुझे ये टारगेट्स नहीं इससे भी ज़्यादा अचीव करने हैं और मैं फोकस के साथ ये कर सकता हूँ, आइडियाज़ दे सकता हूँ, मेरी लाइफ में ये पर्पस है, और मुझे अगर ये काम पसंद नहीं तो मैं कोई और काम कर सकता हूँ जो मुझे पसंद है, तो जो काम आप शौक से करेंगे ना डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो इन शॉर्ट में थोड़ा सर्कमस्टेंशियल हो गया, थोड़ा सा आउट चला गया हूँ आपके आंसर देते देते, मुझे एहसास है जानबूझ के, लेकिन एंड में ये ज़रूरी है कि जब वो आप बेहतर फील करें तो आपकी परफॉर्मेंस आपको खुद नज़र आएगी, आपकी फैमिली को नज़र आएगी, आपके बॉस को नज़र आएगी, जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं उनको महसूस हो जाएगी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेहतर है और ये दिल से कर रहा है काम। एग्जैक्टली। और ये बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस हैं जिसका भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इससे कितना फ़र्क पड़ा है और क्या क्या आपकी परफॉर्मेंस ख़ास तौर पे इन्हांस करने के लिए आजकल मैं देखता हूँ कि एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है मोटिवेशनल स्पीकर का। वो बेसिकली वो जो ट्रीटमेंट हो रही होती है मोटिवेट करता है वो थ्रू अपनी स्पीच करता है। और डॉक्टर नोज बेटर, हमेशा हम कहते हैं कि आप अगर इसके लिए किसी प्रोफेशनल को हायर करें तो आप देखेंगे फिर उसके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आना शुरू होंगे। उसकी एग्जांपल मैं देके समझाऊंगा ज़रा। मैं डॉक्टर साहब ने क्योंकि 2 बुक्स भी इसके ऊपर लिखी हैं, ऑथर भी हैं, तो ये किस हवाले से है ये ज़रा बताइएगा। क्या उसमें ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसके जवाबात हैं जो एक आम आदमी जो पढ़ना चाहता है समझना चाहता है, ये ज़रा बताइएगा। किताबों के हवाले से जी जी बिल्कुल। डेफिनेटली मैंने कोशिश की है कि आसान लफ्ज़ों में किताब लिखूं, अवेयरनेस के हवाले से लिखी और प्रिवेंशन के हिसाब से लिखी है। अवेयरनेस के हवाले से ये है कि आपको ये अंदाज़ा हो कि नफ्सियाती अमराज कितनी तरह के होते हैं। ये नहीं कि नफ्सियाती डॉक्टर के पास आप आ रहे हैं तो यही सोच के जा रहे हैं कि ये पागल है। पागलपन का तो लफ्ज़ मेरे ख्याल में डिक्शनरी से निकाल ही देना चाहिए और उर्दू में इस्तेमाल करना ख़त्म कर देना चाहिए, या फिर उसको पॉजिटिव वे में अगर हम सोचने लगे तो अच्छी बात है। लेकिन जैसे मेडिसिन है ना, तो मेडिसिन का मतलब सिंपली ये नहीं है कि इसको कैंसर है, बिल्कुल ठीक है, या इसको हार्ट का प्रॉब्लम है। हज़ारों तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। किसी को सर्जरी की ज़रूरत है, किसी को दवाइयों की ज़रूरत है, किसी को सिंपली एक बैंडेड की ज़रूरत है। ठीक है। यही यहाँ पर भी सेम अप्रोच है। साइकेट्री में हज़ारों डायग्नोसिस हैं और हर डायग्नोसिस कुछ माइल्ड प्रॉब्लम्स के साथ होती हैं, कुछ मॉडरेट या दरमियानी प्रॉब्लम्स के साथ होती हैं, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ होती हैं। और जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बड़ी होती हैं उससे हम डिटरमाइन करते हैं कि उसका ट्रीटमेंट कितना इंटेंस होगा, कितना ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत है, कितनी ज़्यादा साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, या कितना टाइम देना है हमें, और कभी कभी दाखिलों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये हर एक को नहीं। अब अगर मैं एक पेशेंट को कहता हूँ उसको दाखिले की ज़रूरत है, तो 20 से 25 पेशेंट को कहता हूँ आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ घर जाएँ, कुछ दवाइयाँ लें, साइकोथेरेपिस्ट को दिखाएं, इंशाल्लाह कुछ अरसे में 3 हफ्ते में 5 हफ्ते में फ़र्क आएगा, और शायद आपको दवाइयाँ सिर्फ 6 महीने लेनी पड़ेंगी। बिल्कुल ठीक है। और वो भी शायद यही कि 2 गोलियाँ। तो प्रॉब्लम ये है कि हम उसको बहुत नेगेटिव जब देखते हैं ना, तो हम पहला स्टेप ही नहीं लेते कि डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो वो जो है ना, इसी वजह से जब किताब पे मैं आ रहा हूँ तो फिर किताब में हमें क्लासीफाई करता हूँ कि ये इलनेस है, इसके ट्रीटमेंट ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये तो जनरलाइज्ड है, टेलर्ड बेस, या हर पेशेंट अलग है, हर इंसान मुख्तलिफ है। ठीक है। उसकी फितरत, उसकी पर्सनैलिटी, उसका देखने का अंदाज़, उसका तरीका, लोगों से मिलने का, इंटरेक्ट करने का, अल्लाह ने हर एक को मुख्तलिफ बनाया है। और ट्रीटमेंट भी हर इंसान का मुख्तलिफ होना चाहिए, जैसा कि वो है उस हिसाब से। बिल्कुल ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये अभी और इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि जो हम अपनी सराउंडिंग से जो चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसका कितना हम पे इम्पैक्ट है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर भी गुफ्तगू हो। ज़रा मिस निदा भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू की जाएगी क्योंकि हॉस्पिटल की ये जो यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन देख रही हैं। निदा, किस किस्म के पेशेंट्स आते हैं? सबसे पहले टेंडेंसी क्या है, क्या बता रही है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि इसमें नौजवान भी ज़्यादा हैं, बच्चे खास तौर पर ज़्यादा हो गए हैं। किस तरह एडमिनिस्ट्रेट करती हैं? फिर लोगों को समझाना, एडमिशन की तरफ लाना, तो ये तो एक बड़ा मुश्किल काम होता है। कैसे एडमिनिस्ट्रेट करती हैं? क्या कुछ ऑब्जर्वेशन में आया है? आजकल जो यंग जनरेशन है वो ड्रग्स की ज़्यादा इंडल्ज हो रही है। पेरेंट्स इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते कि वो एक्सेप्ट कर लें। वो चाहते हैं हम दवाई दे दें और उनको हम घर भेज दें।
जी घर भेजा जा सकता है, दवाई भी दी जा सकती है। लेकिन होता ये है कि हम दवाई देकर जब घर भेजते हैं तो वो दवाई तो खाते हैं, उसके साथ 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 वो ड्रग्स भी ले रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक क्योंकि है। वो बच्चे घर पे माँ बाप रुकते नहीं बंद है, कर बिल्कुल सही सकते बात, हैं, बिल्कुल ठीक। बंद भी कर ले तो कैसे करें। जी और वो ड्रग्स भी लेते हैं, दवाई इन द एंड ऑफ द डे जो मैं उनको पहले दिन से समझा रही होती हूँ कि प्लीज़ आप एडमिट कर लें, आप 1 मंथ नहीं एडमिट करें, 20 डेज करें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शफीक का हमेशा से ये मोटो रहा है कि हम कम दिन के लिए एडमिट करते हैं, हम उनकी को ट्रीट करते हैं और फिर हम इतना कर दें कि वो घर जाके मेडिसिन खा के भी बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। हमारा ये बिल्कुल वो नहीं होता हॉस्पिटल में कि हम लंबे टाइम के लिए रखें और हम उसको बस बीमारी prolong दिला, करते prolong चले करते जाएं हैं। उसको, बिल्कुल ये ठीक नहीं है। होता हमारे साथ। हम बस कहते हैं कि थोड़े टाइम के लिए आओ, मेडिकेशन से ट्रीट करो, इतना ट्रीट कर लो कि घर जाके भी आप मेडिसिन खा के ठीक है। कंटिन्यू कर सकें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बात समझाने में पेरेंट्स को काफ़ी दिन लग जाता है। इनफैक्ट मैं ये बताऊंगी, हर एडमिशन से पहले जो पेरेंट्स मुझसे बात करने आए हुए होते हैं वो 1 to 2 वीक्स ले लेते हैं सोचने में, और वो मुझे फ़ोन भी करते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ मैं एडमिट कर लूँ, मैं करूँ या ना करूँ, आप दवाई दे दें। उनको समझाने में 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। और सम टाइम वो पेशेंट्स ऐसे होते हैं, इतने एग्रेसिव होते हैं, लड़के या लड़के, आजकल तो लड़कों को क्या बोलें, लड़कियाँ भी इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो फिर वो कहते हैं हम ला नहीं सकते क्योंकि वो खुशी से कोई भी एडमिट होने नहीं आता। और बच्चे तो मानते ही नहीं है ना ड्रग्स को कि ये कोई चीज़ नहीं है इससे। तो फिर हम अपनी हॉस्पिटल से स्क्वाड्रन भेजते हैं उनको, फिर वो आते हैं, इस तरह उनको समझाते हैं। 24 आवर्स इसको देखा जाता है क्योंकि इन केसेस के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मॉनिटरिंग होती है। उसको टाइम देना होता है। ख्याल ये होता है पूरी, जब भी हम पाकिस्तान में किसी से बात करते हैं ना, साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल का, कोई किसी तरह का इदारे का, तो उनके ख्याल आता है कोई रेडिकल ट्रीटमेंट दी जाएंगी, लोग पकड़ के रखे तो पेशेंट को, या उसको जो है वो आपको पता है कि दूसरे तरीके से ट्रीट करेंगे। तो ये बताना पड़ता होगा ये। बिल्कुल, ये तो बहुत उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। वो बार बार बोलते हैं कि हम जब एडमिट कर लेंगे, ये तो नहीं कि हम मारेंगे, ये तो नहीं, हम मारने के लिए तो एडमिट ही नहीं कर रहे। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, हमारे वहाँ पेशेंट्स बांध के भी नहीं रखे जाते। बिल्कुल ठीक। हाँ, वो आराम से मूव करते हैं, टीवी रूम में बैठ के टीवी रूम देखते हैं, एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ करते हैं। और जिन बच्चों को साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है, हमारे साइकेट्रिस्ट आते हैं, वो साइकोथेरेपी उनकी करते हैं। हम बिल्कुल नहीं बांधते, हम एक फैमिली की तरह उनको माहौल देते हैं। लेकिन ये ड्रग्स घर पे बैठ कर ट्रीट नहीं हो सकता। मैं सबको बोलूँगी प्लीज़ एडमिट करवाएं और ट्रीट करवाएं। ये चीज़ जो पेशेंट आता है वो ये चाहता है कि हम दवाई ले जाएं, किसी तरह बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए डॉक्टर से करना पड़ेगा। और ये नासिराबाद वहाँ पर ये हॉस्पिटल है, इसके बारे में सारी डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर चलाई जा रही हैं। आपको अगर डिटेल्स मालूम करनी है, आप इसका एड्रेस भी देख सकते हैं, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट भी दिया गया है, आप इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर अभी आपके जहन में कोई सवाल है, अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है, या आप खुद से अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है, जिसके बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे जो दिया गया नंबर है, इसके ऊपर कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब से आप सवाल कर सकते हैं। वो डॉक्टर साहब, अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं चाहूँगा ये कि अब मुख्तलिफ बीमारियाँ इसके अंदर होती हैं, लोगों को पहले उस तरफ जाने से पहले ज़रा बेसिक चीज़ें वो समझा दिया जाए। हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो सेल्फ मेडिकेशन जो है ना, वो हर जगह है। बुखार हो रहा है तो मेडिसिन ले ली खुद से, पेट में दर्द हो रहा है तो बिना जाने कि इसकी वजह क्या है टैबलेट ले ली, मैं शुरू से खा रहा हूँ जी, मुझे इससे फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। यहाँ भी यही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा स्ट्रेस है, मैनेज कर लूँगा, सो जाऊँगा, फलाना टैबलेट ले लूँगा। माशाल्लाह पाकिस्तान में लोगों के फिंगर टिप्स में मेडिसिन जो है ना वो, तो मैं वो ले लूँगा, ठीक हो जाऊँगा। लेकिन वो सीरियस प्रॉब्लम जो है वो कॉज कर रहे होते हैं, और वो इवेंचुअली होता ही है कि जब वो बहुत मामला ख़राब हो जाता है, फिर उनको जो है उसका शायद अंदाज़ा होता है। क्या करना चाहिए ऐसी सूरत में? ये मैं चाहूँगा ज़रा बात हो कि अगर स्टार्ट डिप्रेशन से लिया जाए, किस हद तक लीथल हो सकती है जिसको हम लेट गो कर रहे हैं, फरमाइएगा। देखिए, डिप्रेशन इटसेल्फ कैन बी वेरी लीथल, क्योंकि मसला ये है कि ये बीमारी जो है ना सुसाइड रिस्क के साथ एसोसिएटेड है। जब मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन किसी को हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बीमारी बिगड़ जाती है, तो सोचें बड़ी नेगेटिव हो जाती हैं। होपलेसनेस, नाउमीदी, पेसिमिज्म, हर चीज़ नेगेटिव सोचना, गिल्ट, ब्लेम, कि अपने आप को बुरा भला कहना, मैंने ये चीज़ें गलत की थी, वो चीज़ें गलत की थी, और उसके बाद जो सोचें आती हैं कि ज़िंदा रहने का फ़ायदा नहीं है। फिर ये सोचना शुरू कर देना कि मैं शायद कुछ ऐसा करूं कि मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है, और फिर कुछ आइडियाज़ दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं कि मैं टैबलेट्स का ओवरडोज ले लूं या कुछ और कर लूं कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर लूं। जब ये ग्रेजुअली और ये हैवी स्लाइडिंग स्लोप के स्लोली बढ़ता है, ऐसा है प्रोग्रेशन होता है कि वो
पता नहीं चलता कई दफ़ा। कभी तो बहुत तेज़ी से डिप्रेशन आता है, कभी कभी इतना ग्रेजुअल होता है कि इंसान कहता है अभी ठीक हो जाऊंगा, अभी ठीक हो जाऊंगा, अभी मदद ले लूँगा, और करते करते वो उस लेवल तक आ जाता है कि वो अटैम्प्ट कर भी लेता है। कई ऐसे फैक्टर्स हैं हमारे आसपास सोशल लाइफ में जो उसको ट्रिगर भी ज़्यादा कर देते हैं। किसी का रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, बीवी छोड़ के चले गई, शौहर ने कोई गलत काम किया और रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गई, काम से निकाल दिया, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो बच्चे हैं, कहाँ से पैसे लाऊंगा, सोशली महंगाई बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, लोगों को अफोर्डेबिलिटी नहीं है, कैसे पूरा करूँगा घर का खर्चा। मतलब प्रैक्टिकल रीजंस हैं लोगों के पास कि वो मायूस होते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो ज़ाहिर है फिर रिस्क ऑफ सुसाइड बढ़ता है। एक तो ये, दूसरा जो आपने पॉइंट ये जो किया कि मेडिकेशन जो अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं, लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि कई मेडिकेशन ऐसी हैं जिसमें डिपेंडेंस एडिक्शन बहुत है, जो टेम्पररीली तो उनको एंजाइटी से डिप्रेशन से निकाल लेगी, लेकिन वो उसकी आदी हो गया तो वो कभी छोड़ नहीं पाएंगे। के पीछे ना डब्बे के ऊपर लिखा होता है कि ये हाईली एडिक्टिव हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ क्योंकि बगैर डब्बे के ली जाती है ना दवाई, और अगर डब्बे के साथ ले भी लेते हैं ना तो पीछे पढ़ते नहीं है इसके क्या लिखा हुआ है। जी डॉक्टर, सिगरेट के साथ भी यही लिखा होता है कैंसर होगा, लेकिन वो चीज़ का सिगरेट पीनी होती है। ऐसा ही। लेकिन बात ये ना कि इजीली अवेलेबिलिटी जो है ना वो हमें तबाह कर रही है। ऐसा ही है। अच्छी बात है कि लोगों को आराम से दवाइयाँ मिल जाती हैं, दूसरे मुल्कों में आप जाएं तो ऐसे नहीं मिलती दवाइयाँ। जी। अभी मैं पुर्तगाल से होके आ रहा हूँ और मेरा नाक में प्रॉब्लम था, मुझे कुछ ऐसी मेडिकेशन की ज़रूरत थी जो मैं नॉर्मली पाकिस्तान में लेता हूँ, मुझे वो फ्लू हो रहा था, मुझे जाके लेनी थी। तो ओवर द काउंटर तो एक आध दवाइयाँ मौजूद थी, लेकिन एक्चुअली जो दवाई मैं चाह रहा था कि मुझे मिले विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल सकती थी मुझे। और जहाँ के आपको अंदाज़ा होता है किसी भी डेवलप्ड मुल्क में कि ये बहुत रेगुलेटेड दवाइयाँ हैं, और मैं खुद बाहर रह के आया हूँ बहुत सालों तक, तो एक तो रेगुलेटेड है, दूसरा मिलता है प्रिस्क्रिप्शन तो कभी हफ्ते का मिलता है या 2 हफ्ते का मिलता है, फॉर टाइम ड्यूरेशन मिलता है, उसके बाद वो प्रिस्क्रिप्शन एक्सपायर हो जाता है। उसकी वजह होती है, ये नहीं कि डॉक्टर की मोनोपली है कि मैं दवाइयाँ ना दूं, लेकिन वो सेफ्टी रीजंस हैं इसके। और जैसे लिथियम को ले लें जो डिप्रेशन में इस्तेमाल की जाती है, इट्स अ पॉइजन। अगर वो आप 4 टैबलेट्स से ज़्यादा ले लें तो आपको इंसान मर सकता है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। और हमारे यहाँ जिस हिसाब से लोग मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, मैं इसके ऊपर बात करूंगा अभी आगे चल के। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। ये टॉपिक मेरा बड़ा दिल के करीब है कि जो नफसियाती मसाइल हैं जिसका हम खुद भी शिकार हैं। मैं खुद भी ये कहता हूँ कि मैं भी इसका शिकार हूँ, और वो क्यों हूँ। उसकी वजह यह है कि जो इर्द गिर्द हमारे माहौल में हो रहा है वो यकीनन आपको किसी न किसी नफसियाती बीमारी में ज़रूर मुब्तला करेगा। और इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर शफीक यासीन साहब, यहाँ पर मौजूद हैं, और एक बेहतरीन साइकियाट्रिस्ट हैं और साइकोलॉजी को समझते हैं और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बड़े तवील अरसे से काम करते आए हैं। 27 साल से ज़्यादा का अरसा आपको प्रैक्टिस करते हुए हो चुका है। और उनके हमरा निदा नदीम साहिबा भी तशरीफ़ फरमाए, जो उनका जो हॉस्पिटल है, ये जिसके पीछे हमने लगाया वही यासीन साइकियाट्रिक हॉस्पिटल, नाज़िमाबाद का इलाका है कराची, वहाँ पर ये वाक़ है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है। निदा, अब ये ड्रग्स के हवाले से जैसे हम बात कर रहे थे, बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ काम करती है वो काउंसलिंग करती है। और अभी जैसे आपने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी, मैं अक्सर लोगों से सुनता हूँ कि पेरेंट्स बच्चों को ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, मेरे लिए बड़ी परेशान कुन चीज़ है, क्योंकि अब एक्सेस बड़ा आसान हो गया है। तो उनको ये समझाना कि आपने इनको कैसे छुड़वाना है और हम इसमें किस तरह मदद कर सकते हैं, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक उनको जो उनके केयर टेकर हैं उनको ये समझाया जाए। ज़रा बताइए क्या क्या तजर्बात में आए। जो पेरेंट्स आते हैं उनको समझाने में तो खैर बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मुझे तो इस हॉस्पिटल में रहते हुए यही एहसास हुआ कि बच्चे तो जो ड्रग्स ले रहे हैं क्योंकि उनको बहुत ईजिली अवेलेबल हो रहा है। पहले तो सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पर मैं सुनती थी, और अब तो स्कूल लेवल पर भी। बिल्कुल ठीक है। और जो बहुत अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में ये हाल है। ऐसा ही है, क्योंकि और बच्चे लेना शुरू कर देते हैं और पेरेंट्स कहते हैं हमें पता नहीं चला। पता तो चल जाना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ही तो पैसा दे रहे हैं। ऐसा ही है। ड्रग्स फ्री में नहीं मिल सकता। बिल्कुल ठीक है। और इनफैक्ट बच्चे तो सप्लायर्स भी बन जाते हैं। जी जी। और मैं जैसे एक पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में था, उस बच्चे ने मुझे खुद बताया कि पहले मैं पैसों से ड्रग्स ख़रीदा, और उसके बाद मेरे पास जब पैसे नहीं भी होते थे तो मैं वो सप्लाई करता था।
ठीक है। तो सप्लाई करके उसने पैसे ले पैसे लिए। बनाना शुरू तो कर दिए। पैसे जब पैसे इतना लेके आने लगा तो भी पेरेंट्स से नहीं पूछा कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ये सारे सवाल उनके पेरेंट्स से मैंने किया था कि ये सब चीज़ें आपको नहीं पता चल सकी और आप एंड ऑफ द डे पहुँच रहे हैं कि ये मेरा बेटा है और ऐसा ऐसा है, और उस पर भी कह रहे हैं कि नहीं एडमिट नहीं कराएंगे हम, आप बस दवाई दे दें, क्योंकि एडमिट इसलिए नहीं करा सकते हैं क्योंकि माशरे में जो पता चल जाएगा, आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं आपके दोस्त अहबाब, उनको पता चल जाएगा कि बेटा एडमिट हो गया आज। ठीक है। और वो ड्रग्स लेता था, छुपा हुआ रहता था ये बात। और सिर्फ ड्रग्स लेना नहीं होता, इन द एंड ड्रग्स लेते लेते उनको साइकाट्रिक बीमारियां हो जाती हैं। बिल्कुल, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। डॉक्टर शफीक के बहुत यंग बच्चे पेशेंट रहे हैं जो मैंने देखे हैं, यंग। अफसोस भी होता था कि अच्छे स्कूल से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि बेहतर होके गए। लेकिन मैं ये कहती हूँ हर इंसान से कि प्लीज़ अपने बच्चों को देखें और टाइम भी दें, उनसे बात करें, उनसे पूछें कि वो एक्टिविटीज़ क्या हैं, एक्टिविटीज़ हैं क्या। और ये आपने निंदा बड़ी अच्छी बात की है, ज़रूर प्रोग्राम देख रहे हैं पेरेंट्स वो ये समझ लें। मैं एक चीज़ की आपको मिसाल देता हूँ, फिर डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ। ये आपने अक्सर देखा होगा बच्चों के पास, आपको शायद उस डिवाइस का नाम नहीं पता कि एक ई सिगरेट होता है। ये सिगरेट है बेसिकली, इसको समझिए, जो अक्सर बच्चे घर में बैठ के और क्लासरूम के अंदर भी आजकल स्कूल्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। जब वो आप उनसे पूछेंगे कि ये क्या चीज़ है तो वो आपको कहेंगे कि एक फ्लेवर है, ये चॉकलेट का है, ये स्ट्रॉबेरी का है, ये कुछ है। ये ऐसा नहीं है। आई टेल यू, जिन पेरेंट्स को नहीं पता, ये वो ई सिगरेट है जिसको ये घर में वेपिंग कहते हैं, बैठकर ये धुआं छोड़ रहे होते हैं फ़न के लिए। ये पहला स्टेप होता है, जिसके बाद फिर ये आगे बढ़ते चले जाते हैं और फिर उसके बाद ये इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैश और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करने की तरफ आते हैं। तो इनिशियली अगर ये आपके घर में बैठ के आपके सामने अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उनसे ये छोड़वाएं। ये कतई वो नहीं है, ये सिगरेट से 1000 गुना ज़्यादा हार्मफुल है। ये भी मैंने अक्सर कहते हुए देखा है बच्चों को और उनके पेरेंट्स को कि नहीं जी हार्मफुल नहीं है, ये तो सिर्फ एक धुआं, ये धुआं नहीं है, इसको समझ लें। फिर उसके बाद वो अगले स्टेप पे जाता है और करते करते फिर वो एक मुकम्मल एक ड्रग एडिक्ट बन जाता है। डॉक्टर साहब, मूविंग फॉरवर्ड थोड़ी सी बात करते हैं। अब सब बच्चों से हट के थोड़ी बड़ों की बात करें। वैसे इसके ऊपर एक अलग टॉपिक होना चाहिए, इनफैक्ट आगे जाके करेंगे भी कि बताएंगे कि किस एज ग्रुप के क्या मसाइल ज़्यादा सामने आ रहे हैं। हैविंग सेड दैट, डॉक्टर साहब, हर किस्म का प्रॉब्लम है इसमें, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी हैं जो ड्यू टू साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से भी होते हैं, उसकी वजह से भी डिस्ट्रेस की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अच्छा, इन तमाम इलनेस को ओवरकम करने के लिए मुख्तलिफ लोग तरीक़ों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा फिर वही निकलता है कि आगे रिग्रेट रहता है और वो सुसाइड की तरफ ले जाता है। क्या ये भी ट्रीटेबल हैं, इसको भी क्योर किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, रेंज ऑफ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं जी। अच्छा, प्राइमरी है एंड सेकेंडरी है एंड ऑर्गेनिक, मतलब इसमें तीनों का मैं फ़र्क बताना चाहूँगा कि एक तो ये कि प्योरली सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो कि इसकी कोई और रीज़न नहीं है, लेकिन वो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब एक पेशेंट आपके पास ये प्रॉब्लम लेके आता है तो उसकी वजह कि भाई क्या कॉज है, क्या कोई ऐसी बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है या हार्ट का प्रॉब्लम है या लेवल्स कम है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स वगैरह, क्या एक रीज़न है, तो आप ये फाइंड आउट करते हैं तो ऑर्गेनिक कॉज मालूम कर लेते हैं। और सेकेंडरी टू मेंटल हेल्थ के मतलब ये कोई नफ्सियाती मसला है जिसकी वजह से वो सही सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है, डिप्रेशन में बड़ा कॉमन है, साइकोसिस में भी है, और एंजाइटी में परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बेसिकली तो हम लोग जब ये देखते हैं कि एक पेशेंट असेसमेंट लिए आ रहा है तो अदर देन द ऑर्गेनिक पार्ट के एक दफ़ा पता चल गया कि हाँ ऑर्गेनिक रीजंस है, तो फिर आपने उसको रेफ़र कर दिया किसी भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास या दूसरे डॉक्टर्स फिजिशियंस के पास कि वो ट्रीट करेंगे इसको। लेकिन दूसरी ट्रीटेबल जो पार्ट हैं दोनों, वो साइकाइट्रिस्ट आराम से कर सकते हैं बाय साइकोथेरेपी एज वेल एज मेडिकेशन। तो दवाइयाँ भी मौजूद हैं, साइकोथेरेपी भी मौजूद है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आई वुड से 85 to 90% रिजल्ट्स हैं। और कई लोग तो बहुत सालों तक सफ़र करते हैं। बात एम्बेरसमेंट की है, वो समझते हैं कि ये चीज़ लेके जाना, बात करना, इवन प्रीमेच्योर एजुकेशन ऐसा इशू है जो कि यंग एज में बहुत कॉमन है। अभी शादी हुई है, कई दफ़ा तो वो इसको लेके नहीं आते प्रॉब्लम को, और वो वाइफ भी सफ़र करती है, हस्बैंड भी सफ़र करता है, एंड आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स दे कम फॉरवर्ड। तो वो अभी एक मेरे पास कल ही पेशेंट आया था और ही इज़ 45 नाउ, और ये इशू उसका चल रहा था बहुत सालों से जी। तो वो बेसिकली
एक ये रीज़न की वजह से उसका बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चा नहीं हुआ तो उसने क्या किया, दूसरी शादी कर ली। लेकिन प्रॉब्लम कि वो खुद का उसका मसला था तो उसको दूसरी शादी करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो पहले ही किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास आता और ये प्रॉब्लम ट्रीट करता, बच्चे होते पहली बीवी से उसके, तो उसको कोई ऐसा ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पर ये बहुत कॉमन है कि अगर इवन आदमी में प्रॉब्लम है वो ब्लेम औरत को करते हैं और फिर वो इस लेवल पे चले आते हैं कि हम दूसरी शादी कर लेंगे और फिर वहाँ पे भी नाकामी होती है। तो फिर ये सोशली रिलेशनशिप के हिसाब से बहुत ही नेगेटिव है कि आप एक फाइनेंशियल बर्डन ले रहे हैं, पैसों का बर्डन ले रहे हैं, लेकिन जब आप ऐसे डिसीजंस लेंगे जो एक गलती के बाद दूसरी गलती की तरफ जा रहे हैं तो मज़ीद लाइफ ख़राब होती, ठीक नहीं होती। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लें, ये इसको भी समझ लें, क्योंकि यहाँ पर बताने का मकसद यही है कि इस मामले के अंदर भी इवन आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही समझा जाता है, तो बेसिक नॉलेज नहीं है, काउंसलिंग नहीं है, इस वजह से बहुत सारे मसाइल, और जैसा भी बता रहे थे कि फैमिलीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे मामला हैं। आज तो कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी जर्नल डिस्कशन हो जाए। वक्त मेरे पास क्योंकि अब कितना बचा है, थोड़ा सा टाइम मेरे पास है, तो मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से भी बात हो जाए। अच्छा, अब बज़ाहिर जो आपको सही बंदा फिज़िकली नज़र आता है, जो कि फ़िट है, उसका लाइफस्टाइल भी ठीक है, क्या उसके साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है? बहुत सारे लोग मुझसे में जैसे ये सोचते हैं, क्योंकि मैं तो कॉलर हैं, कॉलर को ले लें, उसके बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, सवाल कीजिए। मेरा डॉक्टर शफीक से है कि डॉक्टर शफीक ने वैसे मेरे एक कुलीग है, उनका ट्रीटमेंट किया था जब वो नशे के हालात में थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब इलाज रहा और माशाल्लाह बहुत काबिल इंसान है। तो आज मैं मॉर्निंग शो आपका देख रहा था, तो उस पर डॉक्टर शफीक साहब बैठे हुए। थैंक यू। वो बड़े बहुत माशाल्लाह, इनका नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है और ये पाकिस्तान के लिए हमारे लिए नेमत है और एक तोहफा कह लें, क्योंकि इस तरह के डॉक्टर्स और पाकिस्तान के अंदर तो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, ज़्यादातर हमें फैसिलिटीज बाहर ही मैसर हो सकती है। लेकिन जो सारी चीज़ों पे एफर्ट्स ये कर रहे हैं तो इनकी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और आपके चैनल के थ्रू है तो जाहिर सी बात है लोगों में अवेयरनेस भी हो रही है। और इनके ट्रीटमेंट मैं देख चुका हूँ, मेरे कज़न का ट्रीटमेंट हुआ है इनसे, एक और कज़न है उनका ट्रीटमेंट हुआ है, तो 100 आउट ऑफ 100% रिजल्ट हैं। चलें, बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू, आपने कॉल की और अपनी राय से भी हमें नवाजा है। ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको पता चलता रहे और ये बड़ा ज़रूरी है। मैं सवाल की तरफ वापस आता हूँ। डॉक्टर साहब, ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर ये है कि जब तक बंदा को बीमार ना हो जाए तब तक डॉक्टर से रुजू नहीं किया जा सकता। इस केस में पर्टिकुलर नफ्सियाती मसाइल के हवाले से मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी राय, हो सकता है मैं गलत हूँ, हर शख्स को डॉक्टर से किसी माहिर कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत है। क्या ऐसा है? और अगेन वही मैं जो आपसे कहता हूँ कि बाहर क्या जो फिज़िकली फ़िट होते हैं वो भी आते हैं आपके पास, क्योंकि आपने एक डिवोर्स का केस मुझे बताया था, वो मेरे लिए बड़ा एक अच्छा टॉपिक था, इसके ऊपर रिसर्च की जाए। जी बिल्कुल, नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि देखें मेंटल को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जी, दो तरीके हैं मेन। आप देखें तो एक सब्जेक्टिव है, एक इंसान है वो अगर ऊपर से खुश है और लोगों से बात कर रहा है तो क्या वो खुश है, उसे खुद पता है कि मैं एक्चुअली खुश हूँ या अंदर अंदर क्या सोचता हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जब सफ़र हो रहे होते हैं अंदर अंदर, या कोई ना कोई ऐसे बिहेवियर होते हैं जो उसको तंग कर रहे होते हैं, या कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं या सोचें होती हैं या महसूसात होती हैं जो उनको तकलीफ़ दे रही होती है, लेकिन ऊपर से वो फिट भी होते हैं और सब चीज़ें ठीक कर रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली बीमार होते हैं। ठीक है। और उनको ज़रूरत है वो बातें करने की, वो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की या उस प्रॉब्लम को ठीक करने की जिससे वो सफ़र कर रहे हैं। तो एक तो सब्जेक्टिव है जिसका आपको खुद ही पता और किसी और को नहीं पता। ठीक है। दूसरा तरीका है कि सोशली आपके बहन भाई माँ बाप बॉस काम पे जो आपके इन्वायरमेंट का हिस्सा है वो आपको देखते हैं। और आप कुछ ऐसी चीज़ें सोशली कर रहे हैं जो कि नॉर्मल से हट के हैं, जी, जो कि आपको लगता है, उनको लगता है कि ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए, हर आदमी ऐसा नहीं करता, वो आइडेंटिफाई करके बताते हैं। और कभी प्रॉब्लम माइल्ड होता है तो इग्नोर भी कर देते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं, वरना जब बढ़ जाता है तो वो सरफेस पे आता है। अब जैसे एग्जांपल ले लें, माँ है, अब बेटा चुप चुप बैठा रहता था घर में मुंह बना के, कभी उसने बोल दिया तो इरिटेबल हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, मैं बात नहीं करना चाहता,
इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा। पहले वो खुश रहा करता था, 1 साल पहले बातें भी करता जी, था, जी। हर चीज़ नॉर्मल करता था। अब उसको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, एग्जाम भी देना नहीं चाहता, ब्रेन भी अलग हो गया है, दो रात को देर तक जागता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो माँ को पता चल गया कि यार बेटे में फ़र्क है, 1 साल पहले ये ऐसा नहीं था। जी, वो फिर एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके आती है, तो भाई मुझे बताइए फ़र्क क्यों आया है मेरे बेटे। बिल्कुल ठीक है। हर माँ लेके नहीं आती, तो ये चीज़ें हैं जो हमें समझना चाहिए कि एक तरीका है कि इंसान खुद समझे और दूसरा उसकी फैमिली या आसपास के। बिल्कुल ठीक है। और फिर उसको लेके फिर आप आए तो फिर एक एवेल्यूशन हो सकता है। ऑलराइट डॉक्टर साहब, वक्त क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गया और बहुत सारे और दीगर मामलात हैं, इंशाल्लाह आगे चल के उसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू होगी। निदा आखिर में मैं चाहूँगा ज़रा अपने हॉस्पिटल की लोकेशन के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए ताकि जो देखने वाले हैं आपसे रुजू कर हमारा सकें। हॉस्पिटल नाज़िमाबाद में 3 नंबर पे है और आसानी से आप तक पहुँचा जा सकता है। आसानी से पहुँचा जा सकता है। मेन रोड पे ये बिल्कुल ठीक मेन रोड है। फेसिंग है। बिल्कुल ठीक है। और ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं अगर रब्ता करना चाहें तो निदा वहाँ पर मौजूद हैं। आपकी हर चीज़ को राज में रखा जाएगा। कुछ लोग हेजिटेंट होते हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे, नेता उनको बिल्कुल अच्छे से वो करेंगी और उनके साथ काउंसलिंग भी उनकी होगी और उनको तमाम तरीक़ेकार बताए जाएंगे। वेल, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब वंस अगेन कि आपने हमें वक्त दिया। निदा आपका बहुत शुक्रिया दोनों का कि आपने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को यहाँ लाते रहेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको बताने की ज़रूरत है इसके बारे में, अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है और मेरा ख्याल है आज के प्रोग्राम से भी काफ़ी लोगों को मामलात को समझने में मदद मिली होगी। अब यहाँ पर हमें आपसे इजाज़त लेनी होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें अब इजाज़त। अल्लाह ने की बात।